नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? विकल्प हैं ए अगाथा संगमा, बी सुषमा स्वराज, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी शीला दीक्षित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी सुषमा स्वराज के नाम पर एक पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने वहां की विधानसभा में बजट पेश करते हुए एक सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ये पुरस्कार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से संबंधित जीवन के तमाम पहलुओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। इसके तहत हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी। बता दें कि सुषमा स्वराज एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ और भारत की पूर्व विदेश मंत्री थीं। इन्होंने 16वीं लोकसभा के दौरान भारत के विदेश मंत्री के रूप में काम किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद इस पद को संभालने वाली वे दूसरी महिला थीं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत काम करता है? ऑप्शंस हैं ए वित्त मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, शॉर्ट में कहे तो एनएलएमसी की स्थापना को मंजूरी दी। एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएससीज और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने का काम करेगी। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन यानी सर्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सर्न यानी CERN कण भौतिकी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दूसरा, भारत साल 2002 से सर्न का एक पर्यवेक्षक देश है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन यानी सर्न कण भौतिकी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा के उत्तर पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना है। इस संस्था में 23 यूरोपीय सदस्य देश शामिल हैं और रूस, अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय संघ को सर्न में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में सर्न ने यूक्रेन संकट को देखते हुए रूस की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है और इसी वजह से ये चर्चा में है और इस प्रश्न को शामिल किया गया। भारत भी सर्न का 2002 से एक पर्यवेक्षक देश है। साल 2017 में भारत को इसका सहायक सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर बनाया गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूडाइज प्लस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए यूडाइज प्लस रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, बी ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, सी यूडाइज प्लस प्रणाली को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने साल 2018-19 में विकसित किया था, अथवा डी इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 के सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 55 करोड़ हो गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 9 मार्च को शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, संक्षेप में कहें तो यूडाइज प्लस 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की है। विद्यालयों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की यूडाइज प्रणाली को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने साल 2018-19 में विकसित किया था।
इसका उद्देश्य दस्तावेज के रूप में मैनुअल डेटा भरने के पहले के अभ्यास और इसके बाद यूडाइज डेटा संग्रह प्रणाली में प्रखंड यानी ब्लॉक या जिला स्तर पर कंप्यूटर पर फीडिंग से संबंधित मुद्दों को यानी समस्याओं को दूर करना है। यूडाइज प्लस प्रणाली में विशेष रूप से डेटा संग्रह, डेटा मानचित्रण यानी मैपिंग और डेटा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन से संबंधित क्षेत्रों में सुधार किए गए हैं। इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 के सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है, जबकि प्रश्न में इसे 55 करोड़ बताया गया है, इसीलिए डी ऑप्शन गलत था। सकल नामांकन अनुपात यानी अंग्रेजी में कहे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER में 2020-21 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए हैं यानी ट्रांसफर हो गए हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में शुरू किए गए डोनेट अ पेंशन पहल का क्या उद्देश्य है? विकल्प हैं ए, घरेलू कामगार जैसे कि ड्राइवर व हेल्पर आदि के पेंशन प्रीमियम योगदान के दान को आसान बनाना, बी, विकलांगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, सी, शहरी गरीबों के लिए बेहतर लाभ के साथ पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना, अथवा डी, शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए इच्छुक लोगों द्वारा पेंशन दान को आसान बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उसमें योगदान देने के लिए एक डोनेट अ पेंशन पहल लॉन्च की है। इस पहल को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया है। इसकी मदद से आप तत्काल सपोर्ट स्टाफ जैसे कि घरेलू कामगार, ड्राइवर, हेल्पर आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।